हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। दोस्तों आज की लेक्चर आपकी शुरू होने वाला है मॉडर्न इंडिया का, जो कि लुसेंट जीके का सीरीज चल रहा था हम सभी लोगों के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे पिछले क्लास में हम पढ़े थे बंगाल और मैसूर पर किस प्रकार से ब्रिटिश शासन की स्थापना हुआ। उसी प्रकार से यहाँ समझने वाले हैं कि भैया मराठा में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुआ। ये कहानी है 1750 ईस्वी से के प्रमुख भारतीय राज्य जो चल रहा था आपका, उसी के इर्द गिर्द में। तो यहाँ पे मराठा पर जो मराठा का साम्राज्य चलता कुछ इस प्रकार से, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है मराठा का था। शिवाजी और उनके पेशवा जो यहाँ पे काम कर रहे थे, तो कुछ इस प्रकार से मराठा ने अपने साम्राज्य को स्थापित करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं और इतनी बड़ी मराठा साम्राज्य बनते हैं। उस प्रकार से मराठा साम्राज्य जब बढ़ा तो भैया अंग्रेज को बड़ा तकलीफ हुआ और अंग्रेज ने इस पर अपनी कब्जा करने की कोशिश करना शुरू किया। 1775 से लेकर 1819 ईस्वी तक कुल मिलाकर 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक, दूसरा की बात करते तो 1803 से 1805 तक, और तीसरा आंग्ल मराठा की बात करते हैं 1817 से लेकर 1819 तक। आपके 3 आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे होती है। तो आपका प्रथम 75 से 82, 3 से 5 और 1817 से 1819 तक। और कुछ इस प्रकार से एरिया जो है आपका मराठा की हम यहाँ पे कहानी कह रहे होंगे। आगे चलते दोस्तों, क्या समझते हैं यहाँ पे क्या क्या मराठा के साथ हुआ, इनकी क्या क्या मराठा शक्ति है। तो अभी हम यहाँ पे समझते हैं मराठा की कहानी जो है आपको हम पढ़ाए थे आपका पिछले लेक्चर में मेडिवल इंडिया पढ़ाए थे। मराठा की बात करते तो मराठा जो है आपका छत्रपति जो है आपका, इसके संस्थापक होते हैं शिवाजी। मराठा छत्रपति संस्थापक शिवाजी होते हैं। फिर इसका संभाजी उत्तराधिकारी बनते हैं। फिर राजा राम और ताराबाई जो शिवाजी दूसरा भी कह सकते हैं। फिर साहू बनते हैं। उसके बाद राजा राम द्वितीय बनते हैं और साहू के समय ही आपका पेशवा का शासन चल रहा था और साहू के समय ही आपका पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। और इसके बाद आपका राजा राम दूसरा के बाद यहाँ पे मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का शासन चलना शुरू हो गया। और पहला पेशवा की बात करते हैं तो पहला पेशवा है बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक होंगे। फिर आपका बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 40 तक रहेंगे। फिर आपका बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब बोलते हैं, और ये जो है 1740 से लेकर 61 तक रहेंगे। फिर आपका माधव राव की बात करते हैं 1761 से 72 तक की हम बात करते हैं। फिर आपका नारायण राव की बात करते हैं और फिर आपका माधव नारायण दूसरा की बात करते हैं। फिर आपका बाजी राव द्वितीय जो है अंतिम पेशवा है। तो लास्ट पेशवा की अगर हम बात करते हैं, अंतिम पेशवा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका को दोस्तों बाजीराव दूसरा, ये आपका अंतिम पेशवा। और पहला पेशवा के नाम आता है तो भैया बालाजी विश्वनाथ। और आपका नाना साहब ये लोग भी क्वेश्चन आते हैं तो बाजीराव को नाना साहब कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से पेशवा का शक्ति रहा, मराठा का शक्ति रहा। और अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश के आपका या तो पहले हम कुछ प्रमुख पेशवा का नाम पढ़ लेते, क्योंकि भैया वहाँ पे हम प्रमुख पेशवा नहीं पढ़ाए थे और पेशवा का नाम वहाँ पे हम चर्चा नहीं किए थे, बस यहाँ पे उसके राजा जी के नाम हम चर्चा किए थे। आइए प्रमुख पेशवा में की बात करते हैं तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ इनकी आपकी प्रमुख पेशवा रहे। ताराबाई के विरुद्ध साहू को सहायता किए थे। साहू ने सेना करते नामक पद पर नियुक्त हुआ। साहू ने 1713 में पेशवा बना था। अत्यंत प्रतिभाशाली जो है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक साहू को कहा जाता है, माफ करिएगा बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। जुल्फिकार दक्कन चौथे का सरमुखी वसूला था, यानी किसके समय जो जुल्फिकार से वो दक्कन में चौथे, यहाँ एक दो टैक्स होता था। एक टैक्स है, ये बहुत फेमस है कि भैया मराठा का कौन प्रमुख टैक्स थे। तो मराठा का दो जो है प्रमुख कर थे, प्रमुख टैक्स जो आपका 2 थे। एक का जो नाम है आपका चौथ और दूसरा सरदेश मुखी। तो 2 टैक्स कौन कौन फेमस है, तो पहला आपका चौथ नाम है, पहला कर का नाम चौथ है और दूसरा कर का नाम है सरदेश मुखी। क्या नाम है दोस्तों, सरदेश मुखी। तो ये आपका पहला आपका चौथ और दूसरा क्या रखना है सरदेशमुखी। ये 2 प्रकार के यहाँ पे टैक्स हुआ करते थे। अब यहाँ पे इसके समय सैयद बंधुओं से संधि हुआ था। और आप सभी को पता है सैयद बंधु के बारे में हम बताया था, इसे कहा जाता है रिचर्ड टेम्पल का मैग्ने काटा। रिचर्ड टेम्पल का मैग्ने काटा यहाँ से फरुखसियर को हटाया था और इस समय से फरुखसियर को हटाने का यहाँ पे काम हुई थी। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रहा था इसका। अब यहाँ पे कुछ और पेशवा का नाम है बाजीराव प्रथम की कहानी पढ़ते हैं तो सैनिक क्षमता का विस्तार। शिवाजी के बाद गुरीला युद्ध हुआ था, जंगलों में लड़कर किया गया, जंगलों में रहकर किया गया युद्ध को हम बोलते हैं गुरीला का।
बुंदेलखंड का शासक छत्रपाल को सहायता मिला, पुत्री इसकी मस्तानी थी। उसके बाद मुगल साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो पुराना खोखला वृक्ष जो आपका था, 1773 मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पर आक्रमण हुआ। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा यही है। तो आपका आपके मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पर आक्रमण बाजीराव प्रथम किया, और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा का नाम अगर पूछे तो नाम क्या है, बाजीराव प्रथम है। उसके बाद आपका अटक से कृष्णा तक मराठा का क्षेत्र था, अटक से लेके पूरे के पूरे कृष्णा नदी तक जो आपका क्षेत्र था मराठा का था। और यहाँ पे एक पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट रखना है कि पेशवाओं के बीच एक युद्ध लड़ा गया था, पालखेड़ा का युद्ध। और ये पालखेड़ा का युद्ध जो है हैदराबाद के निजाम और पालखेड़ा, हैदराबाद का निजाम वर्सेज जिसके साथ लड़ा गया था, है ना। तो पालखेड़ा का युद्ध जो है ये आपका बाजीराव प्रथम वर्सेज आपका हैदराबाद के निजाम के बीच लड़ा गया था। और यहाँ पे एक संधि हुआ था, मुंगी सीवा गांव की संधि हुआ था यहाँ पे। इस काल में गायकवाड़, बड़ौदा, होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर और भोंसले नागपुर, जो भोंसले जो नागपुर में परिवारों को मुख्यतः हासिल यहाँ पे हो गया था। अब इस टाइप से कुछ यहाँ पे हम बात समझे। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने और कुछ काम किए थे, जैसे कि आप 1739 में, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1739 की बात अगर करते हैं तो स्टार मार लीजिए, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह, कब, 1739 में। 1739 में भारत पर आक्रमण नादिर शाह किया था, और नादिर शाह को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है भारत का नेपोलियन जो है वो आपका समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको दोस्तों? समुद्रगुप्त को हम भारत का क्या कहेंगे? तो भारत का नेपोलियन कहेंगे हम समुद्रगुप्त को। यहाँ पे एक युद्ध हुआ था करनाल का, 1739 में। कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध 1739 में। उसमें नादिर शाह और मुगलों को शासक जो मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। तो करनाल का युद्ध 1739 में, जो आपका नादिर शाह जो ईरान से भारत आए थे लुटने के लिए, और इसके बीच और मुगलों को शासक जो मोहम्मद शाह, इनके पास लड़ा गया, जिसको हम बोलते हैं करनाल का युद्ध। तीसरा तख्त हाउस या कोहिनूर, और 17 करोड़ संपत्ति यहाँ से 70 करोड़ संपत्ति यहाँ से लेकर चले गए थे। तो तख्त हाउस है ना, कोहिनूर हीरा और 70 करोड़ संपत्ति जो है ये यहाँ पे लूट के लेकर चला गए थे नादिर शाह। उसके बाद अगला पेशवा जो बनते हैं वो आपका बालाजी बाजीराव, जिसको बोलते हैं नाना साहब। खूब इंपॉर्टेंट है, बालाजी बाजीराव को क्या कहा जाता है? नाना साहब बोलते हैं। क्या नाना साहब किसको बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखना है, बालाजी बाजीराव को हम नाना साहब कहते हैं। बालाजी बाजीराव को हम क्या बोलते हैं? नाना साहब कहते हैं। यहाँ पे साहू की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसमें राजा राम दूसरा नए छत्रपति के रूप में काम किया। इसके साथ संगोलों की संधि हुआ था 1750 में। पेशवाओं को संपूर्ण अधिकार मिला था संगोलों की संधि में। तो संगोलों की संधि कब हुआ था? 1750 में हुआ था। और यहाँ पे पेशवाओं का क्या मिला था? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे पेशवाओं का यहाँ पे है वो आपका पूरा के पूरा अधिकार मिला था। पेशवों को संपूर्ण अधिकार मिला था। पूना को राजधानी बनाया गया, और इसके समय आपका किसकी राजधानी बनाया गया? तो याद रखना है, यहाँ जो है ना पूना की राजधानी बनाने का यहाँ पे काम हुआ था। एक बात और याद रखना है, आपका 14 जनवरी 1761 में आपका पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ। तो पानीपत का तीसरा लड़ाई की अगर बात करते हैं तो 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई होने की बात आई है। और पानीपत का तीसरा लड़ाई जो हुआ था, अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगान शासक था और मराठा के बीच हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था, जिसमें सेनापति विश्वास राव थे, वास्तविक सदाशिव भाऊ थे, और तोपखाना की बात करते हैं तो इब्राहिम सारदी थे। क्या? इब्राहिम सारदी जो आपका तोपखाना थे। तो ये आपका पानीपत का तीसरा लड़ाई, फिर से याद रखना, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था पानीपत का तीसरा लड़ाई। क्या? पानीपत का तीसरा लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। सेनापति कौन थे? विश्वास राव थे, सदाशिव भाऊ थे, और इब्राहिम गर्दी जो आपका सेनापति के रूप में यहाँ पे आपका काम कर रहे थे। अब कुछ और पॉइंट समझते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध का होने का कारण क्या था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की हमें कारण समझना है कि आखिर पानीपत का तीसरा युद्ध क्यों हुआ, एक कारण आपको समझाना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं पानीपत का तीसरे युद्ध का कारण क्या है, रीजन क्या है, तो अब्दाली ने अपने वायसराय तैमूर शाह को मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन कर बदला। मतलब कि भैया यहाँ से इसको हटा दिया गया है ना। अब्दाली ने अपने वायसराय तैमूर शाह को मराठों द्वारा लाहौर से क्या कर दिया? निष्कासन का बदला लिया, मतलब हटा दिया। और इधर आपका जो आपकी ये काम थे। दूसरी पॉइंट ये भी समझना यहाँ पे कि ये आपका कारण रहा था कि भैया अब्दाली जो है वो आपको वायसराय के तैमूर शाह को मराठों से हटाने की काम किया था यहाँ पे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? पंडित काशी
राज मराठों हेतु प्रलय की कार्य की बात यहाँ पे हुआ था। और इसमें पराजय का कारण यह है कि क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं मिला था, इसलिए इन्होंने हार गया था और आपसी मतभेद था और चौथ और सरदेशमुखी टैक्स जो है यहाँ पे इन्होंने देना पड़ा। मतलब कि सिंपल सी बात है, चौथ और सरदेशमुखी टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। भारत का शासक कौन नहीं होगा, यहाँ पे आपका नाना साहब की मृत्यु यहाँ पे 1700 कितना हो गया था, 61 में हुआ था नाना साहब की यहाँ पे मृत्यु हुआ 1761 में। 2 मोतीविहीन हो गए थे, है ना, वो क्या हुए थे भाई, 2 मोतीविहीन होने के यहाँ पे कगार के पर ये आपके आ गए थे। अब यहाँ पे और आपका याद रखना है, माधवराव प्रथम 1761 से 1772 ईस्वी में, बोले कब से कब दोस्तों, 1761 से 1772 में। नाम क्या है, तो नाम है सर माधवराव प्रथम। क्या नाम है, माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम की बात है कब से कब, 1761 से 72 तक। यह 17 वर्षीय माधवराव 1761 में पेशवा बना था। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था, है ना। मराठों ने 1771 में बादशाह शाह आलम को दिल्ली में स्थापित किया। अब बादशाह उनको पेंशन भोगी बन गया। 1761 में माधवराव को क्षय रोग से क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्षय रोग को हम टीबी बोलते हैं। अगला है नारायण राव। माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन 1773 में उसका चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए नारायण राव की क्या करवा दिया, आपका हत्या करवा दी है ना। कौन राव के भाई साहब, नारायण राव के यहाँ पे क्या करवा दिया, आपका उसकी हत्या करवा दिया। नेक्स्ट आपका माधवराव दूसरा की बात करते हैं। नारायण राव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधव नारायण पेशवा बना। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज की देखभाल के लिए बड़ा भाई काउंसिल की क्या हो गई, नियुक्ति हो गई। प्रमुख मराठा सरदार की चुनौतियों को सामना करने में अपने असमर्थ पाकर रघुनाथ राव पुणे से भागने पर विवश हो गया और बंबई जाकर नाना फडणवीस के विरुद्ध अंग्रेजी की सहायता मांगने की यहाँ पे क्या किया, कोशिश किया। अब यहाँ पे बाजीराव दूसरा जो अगला इसका पेशवा, अगला पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है 1796 से कब तक की बात है, 1818 की बात है। यह रघुनाथ राव के पुत्र था, तो यह आपका रघुनाथ राव का पुत्र था। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद जिन मराठा नेताओं के हाथों में शक्ति रही, उनके पेशवा बाजीराव दूसरा या दौलत सिंधिया या यशवंत राय होलकर प्रमुख थे। पेशवा बाजीराव दूसरा सिंधिया दोनों होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर उसे नीचा दिखाने चाहते थे, लेकिन अप्रैल 1801 में पेशवा व जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी का निर्मम हत्या यहाँ पे कर दी जाती है। होलकर ने पुनः पराक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को 1802 ईस्वी में हृदयसर नामक स्थान पर पराजित किया, तब पुणे पर अधिकार कर लिया और उसने अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पुणे की गद्दी पर क्या किया, यहाँ पे बैठाने का यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद आपका बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली थी तथा 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों में एक संधि कर ली, जिसे बसीन की संधि यहाँ पे कहा जाता है। कौन सा दोस्तों, बसीन की संधि हम यहाँ पे कहते हैं। अब हम बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। ये तो आपकी कुछ इसका पेशवा था मराठा का। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास हमें करना था, यहाँ से करना था आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है वो आपका किसके समय हुआ है, तो भैया वारेन हेस्टिंग उस समय अंग्रेज का थे और यहाँ पे पेशवा की तरफ से पेशवा माधवराव दूसरा था। कारण क्या रहा था, पेशवा को पद को लेकर मतभेद हुआ माधव राव और रघुनाथ राव के बीच। अंग्रेजों को वाणिज्यिक राजनीतिक लाभ कपास, यहाँ कपास की खेती जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे ये हुआ आपका प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 1782 तक चला था। इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है। सालाबाई की संधि हुआ हेस्टिंग्स और फडणवीस के बीच। सालाबाई की संधि किसके बीच हुआ था, हेस्टिंग और फडणवीस के बीच हुआ। 1775 में सूरत की संधि हुआ था, रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच हुआ था। 1779 में बड़गांव की संधि हुआ, मराठा और किसके बीच हुआ, तो मराठा और भैया अंग्रेज के बीच हुआ। 1779 में किसकी संधि, तो यहाँ पे याद रखना है बड़गांव की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर की बात करते हैं तो 1803 से 1805 तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। दूसरा आंग्ल मैसूर कब लड़ा गया, तो याद रखना 1803 से लेकर 1805 तक पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि, इसको हम सहायक संधि बोल सकते हैं। नेपोलियन का उदय व फ्रांसीसियों का आक्रमण का भय यहाँ पे था। यहाँ पे 1803 में भोंसले देवगांव की संधि हुई थी। 1803 में सिंधिया और सुरजी अर्जवन गांव की संधि हुआ था। 1805 में होलकर या राजपूत घाट के यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, संधि होता है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 19 तक हुआ, इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है यहाँ पे आपका अंग्रेज तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्या था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स,
लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा पिंडारियों का शक्ति का दमन किया गया था। पिंडारियों पहले मराठा सेना का हिस्सा थे जो स्वतंत्र रूप से लूटपाट करने लगे थे। सिंधिया जो 1817 से ग्वालियर की संधि जो और होलकर की संधि 1818 में मंदसौर संधि के आपका अपमानजनक संधि की यहाँ बात किया जाता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है। पेशवा बाजीराव दूसरा की किरकी के युद्ध में परास्त करने पर पुनः अधिकार हुआ। भोंसले और सीताबड़ी और होलकर महिदपुर में पराजित हुआ और मराठा संघ का यहाँ पे क्या होता है, आपका विघटन होने का काम करता है। इस प्रकार से कुछ आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रमुख मराठा क्षेत्र की राजधानी थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। होलकर जो है इसकी राजधानी इंदौर। कभी कोई पूछता है मिलान करने के लिए कि प्रमुख मराठा क्षेत्र की राजधानी बताइए तो होलकर, और होलकर की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो याद रखना है इंदौर है। क्या इंदौर जो है आपका होलकर की राजधानी है, कहाँ, तो अपना इंदौर। गायकवाड़ बड़ौदा की राजधानी कहाँ, आपका गायकवाड़ है। पेशवा जो है आपका पुणे, पेशवा की राजधानी कहाँ, आपका पुणे है। और आपका भोंसले क्षेत्र की राजधानी की बात करते हैं नागपुर है। छत्रपति क्षेत्र की बात करते हैं सतारा है। और सिंधिया क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका ग्वालियर, पेशवा क्षेत्र भी था यहाँ, उस कहा था आपका पुणे। तो 6 राजधानियाँ यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए। होलकर का क्या बोले इंदौर, गायकवाड़ का बोले बड़ौदा, पेशवा का बोले पुणे, भोंसले का बोले नागपुर, छत्रपति का बोले सतारा, सिंधिया का बोले अपना ग्वालियर। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख मराठा क्षेत्र और उनकी किसकी चर्चा हम कर रहे होते हैं, तो उनकी हम राजधानी का चर्चा यहाँ पे हम कर रहे होते हैं, जो आपके कुछ प्रमुख क्षेत्र था। अब यहाँ पे चौथ और सरदेशमुखी कर को हम समझाते हैं कि जो पेशवा के बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि क्या होता है चौथ और क्या होता है सरदेशमुखी, है ना। 2 को टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथ कर और आपका सरदेशमुखी कर। दोस्तों 2 टैक्स की बात यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले आपका स्वराज क्षेत्र की बात करते हैं। इसमें सरदेशमुखी टैक्स की प्रयोग किया जाता है। छत्रपति जो था आज के प्रधानमंत्री की तरह काम करते और देशमुख जो था वो आपका सीएम की तरह काम करते थे, है ना। 2 को यहाँ पद थे। और देशमुख की आय का, है ना, 10% जो सीधे छत्रपति के पास जाता था उसी को हम बोलते हैं सरदेशमुखी टैक्स। कौन टैक्स बोलते हैं, सरदेशमुखी टैक्स बोलते हैं। यानी कि जो सीएम जो है, छोटे छोटे सीएम मतलब जैसे कि प्रांत का मालिक और पूरा केंद्र का मालिक, तो इसका जो डायरेक्ट कितना परसेंट, 10% इसके पास जाता था, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरदेशमुखी टैक्स, हम यहाँ पे बोलते हैं। अगला बात करते हैं मुल्क ए कदीम। क्या बात करते हैं, मुल्क ए कदीम की बात करते हैं। तो ये हमला करके अर्जित किया गया था। चौथ की बात करते हैं आक्रमण सुरक्षा हेतु, ना हम आक्रमण करेंगे और ना हमें कोई और। मतलब सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे चलता था कि ये आपका हमला करके अर्जित, आपके यहाँ पे भैया हमला करके मराठा राज्य में 2-3 को बात चलते थे। एक आपका हमला करके कोई टैक्स होते थे, उसको आपको बोलते हैं मुल्क के आपका कदीम। और यहाँ एक बात किया किसकी, चौथ कर की बात करते हैं। तो आक्रमण सुरक्षा हेतु मतलब कि अगर बात किया जाए कि अगर ये मराठा एरिया, सुनो ध्यान से इसको, मराठा एरिया और छोटे छोटे और कोई साम्राज्य है और इस साम्राज्य अलग है, अगर इस साम्राज्य का सुरक्षा इन लोग सब चाहता है और सुरक्षा इनको करने गारंटी कौन लेता था, मराठा। तो सुरक्षा इन लोग को मराठा साम्राज्य करता था। तो जब उन लोग को सुरक्षा मराठा साम्राज्य कर रहा था तो मराठा कहना यह था कि हम आपको सुरक्षा तब करेंगे, हम आपको सुरक्षा तब करेंगे भैया जब 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 आप हमें एक टैक्स दीजिएगा। उस कर का नाम था चौथ कर। आक्रमण कोई ना करेगा, सुरक्षा है तो ना हम आक्रमण करेंगे और ना कोई करेगा। मतलब कि इसमें 2 बात थे कि अगर आप इस छोटे छोटे एरिया वाले अगर आप चौथ टैक्स देते हैं तो ना तो आप पर मराठा करेगा आक्रमण, मराठा से भी सुरक्षा आप है, और ना ही कोई दूसरा करेगा जिम्मेवारी कौन लगा, मराठा। तो इस प्रकार से आपका चौथ कर थे। उस राज्य की आय का कुल 1/4 विभाजन था। विभाजन की बात करते हैं, 4 में क्या क्या होते हैं। मोकास जो कि आपका 66% प्रमुख सरदार देते थे, बावती जो 25% छत्रपति थे, और आपका सहोत्रा जो आपका 6% पंच सचिव थे। पंच सचिव जो बोलते हैं। नादगोड़ा 3% छत्रपति के आपकी विवेक पर के यहाँ पे हम चर्चा कर रहे होते हैं। तो ये आपका कुछ चौथ और सरदेशमुखी टैक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ पे मराठा की पूरी कहानी खत्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2.5 में कि पंजाब में किस प्रकार से पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य का, किस प्रकार से पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन का स्थापना होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन पंजाब, किस प्रकार से इस्टेब्लिशमेंट जो होते हैं वो आपका ब्रिटिश रूल होते हैं। कहाँ दोस्तों, तो आपका पंजाब में। इसी बात के हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये आपका पंजाब की क्षेत्र जो है, ए वाला आपकी पंजाब की क्षेत्र है, जो इस समय यहाँ पे मुगल था, लेकिन पंजाबी जो कि वर्तमान में पाकिस्तान चला गया है। और पंजाब की कहानी अगर हम कहते हैं तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों, और यहाँ पे पंजाब में ना
एक संप्रदाय हुआ था, वह संप्रदाय का नाम था सिख एम्पायर या सिख संप्रदाय। तो सबसे पहले कुछ सिख गुरुओं का नाम हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। गुरु नानक, मतलब कि ये सब जो होते हैं उनके हम गुरु अर्जुन देव, ये चीज़ें को हम समझते हैं। कुछ इसका बात समझते हैं। पंजाब में 2 युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से लेकर 1846 के बीच एक युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध को हम बोलते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब? 1845 से लेकर दोस्तों 1846 तक। 1845 से लेकर 1846 तक। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से आपका 49 तक हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से आपका 49 तक हुआ था। बाकी कहानी डिटेल्स में यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम क्या समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिख संप्रदाय की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? सिख संप्रदाय की हम बात करते हैं। तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक या प्रमुख गुरु गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव के ही आपकी कार्तिक पूर्णिमा के इनका जन्म वगैरह हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनका गुरु नानक देव के जन्म पर कार्तिक पूर्णिमा बहुत फेमस है। गुरु नानक से क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं? इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में नानक साहब पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में नानक साहब कहाँ हुआ था? पाकिस्तान। मृत्यु की बात करते हैं तो 22 सितंबर 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में इसकी मृत्यु हो जाती है। रेस्टिंग प्लेस की बात करते हैं तो गुरुद्वारा दरबार साहिब है ना, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, ये आपके पाकिस्तान में जो इनका रेस्टिंग प्लेस थे। निःशुल्क भोजनालय की बात करते हैं तो गुरु लंगर जो है आपका, इनका निःशुल्क भोजनालय थे। तो निःशुल्क भोजनालय कौन थे आपका? गुरु लंगर। मतलब कि उन्होंने एक परंपरा चलाया था निःशुल्क भोजनालय का, निःशुल्क भोजन की परंपरा चलाए थे। उसको कहा गया था गुरु लंगर। क्या कहा गया था? गुरु लंगर कहा गया था निःशुल्क भोजनालय के लिए। और कुल मिलाकर आपका सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। कितने गुरु भाई साहब? सिख धर्म में जो आपको गुरु हुए थे वो आपका 10 गुरु हुए थे, 10 गुरु हुए थे। तो याद रखना है सिख धर्म में कुल मिलाकर 10 गुरु हुए थे। कहाँ जी? तो सिख धर्म में। तो सिख धर्म में आपका 10 गुरु आपका यहाँ पे हुए थे। तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है, एक एक करके सारे पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रथम गुरु का नाम है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव से क्या क्या सवाल बन सकता है, यहाँ पे हम समझने की क्या करेंगे दोस्तों, आपका कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। गुरु नानक जो है सिख धर्म का प्रवर्तक की बात है ना। गुरु नानक क्या थे? सिख धर्म का प्रवर्तक थे। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, है ना। तो गुरु नानक से 2 पॉइंट यही बना कि सिख धर्म के प्रवर्तक रहे और यह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। फिर आते हैं आपका गुरु अंगद। गुरु अंगद इन्हें लहना के नाम से जाना जाता है ना। गुरु अंगद को हम क्या बोलते हैं? लहना। बड़ी फेमस है कि आपको लहना किसको कहते हैं, तो याद रखना है गुरु अंगद को लहना के नाम जानते हैं और इसे गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे कहते हैं? गुरु अंगद को कहते हैं। और ये लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था। कौन व्यवस्था दोस्तों? लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था। अगला है गुरु अमरदास। क्या है? गुरु अमरदास। यह विवाह पत्ती जो चलाया था, उस विवाह पत्ती का नाम था लवन। अकबर ने भेंट की पुत्री बीबी भानी को दान दिया था, है ना। अकबर ने इसे भेंट किया था और गुरु रामदास की जो आपकी गुरु रामदास को जमीन दिया था, जो आपको बीबी भानी को दान दिया था, बीबी भानी को दान दिया था। और अगला है 12 गद्दियों का उन्होंने क्या किया था? स्थापना करने का यहाँ पे काम किए थे। अब हम बात करते हैं किसका? तो बात हम कर लेते हैं दोस्तों गुरु रामदास का। किसकी बात करते हैं? गुरु रामदास की हम बात करते हैं। तो गुरु रामदास जो है वो आपका गुरु अमरदास का दामाद था और यह अमृतसर शहर का निर्माण किया था। अकबर द्वारा दान की 500 बीघा जमीन आपका ऐसे समय अकबर ने 500 बीघा जो जमीन दान किए थे, उसका प्रारंभिक नाम जो है आपका रामदासपुर रखा था। और यहाँ पे यही आपका जो अमृतसर शहर का निर्माण हुआ था, जो अकबर ने 500 बीघा जमीन जान किया था, उसी में से एक पंजाब में एक शहर बना अमृतसर शहर बना। प्रारंभिक नाम इसको रामदासपुर रखा था, लेकिन प्राकृतिक तालाब यहाँ पे अब बन चुका है। यहाँ पे कौन तालाब बना है? आपके प्राकृतिक तालाब यहाँ पे बन गया। अगला बात करते हैं गुरु अर्जुन देव का। ये रामदास का तीसरा पुत्र था। गुरुपद पैतृक बन गया। यहाँ से गुरुपद क्या हुआ? पैतृक बन गया। यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं आदि ग्रंथ का संकलन हुआ। धार्मिक ग्रंथ जो आपका आदि ग्रंथ का यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? संकलन हुआ। 18 हिंदू भक्तियों कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास कबीर, जयदेव बंगाल इत्यादि के यहाँ पे चर्चा हुआ था गुरु अर्जुन देव में। अमृतसर तालाब के मध्य में एक आपका हरमंदर साहब का यहाँ पे क्या होता है? निर्माण होता है। अब यहाँ पे मनसद प्रथा जो आय का 10वां भाग था, उस प्रथा का नाम था मनसद प्रथा। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1606 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। शहजादे खुसरो का विद्रोह यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे जहांगीर को मृत्यु दंड दिया जाता है। तो ये आपका जहांगीर ने
माफ करिए, जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था गुरु अर्जुन देव को। तो क्वेश्चन आता है जहांगीर ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु के 5वें गुरु, बड़ी फेमस है, गुरु के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने क्या दिया था? मृत्युदंड दिया था। गुरु के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने क्या दिया दोस्तों? मृत्युदंड देने का काम किया था। 5वें गुरु अर्जुन देव को, 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? तो याद रखना है 5वें गुरु अर्जुन देव को जो मृत्युदंड दिया था वो आपका दिया था जहांगीर ने। कौन? जहांगीर ने आपका मृत्युदंड देने का काम किया। अब गुरु के 6ठे गुरु की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 6ठे गुरु जो है आपका गुरु हरगोविंद है। क्या? गुरु हरगोविंद 1600 से 45 तक रहे थे। सिखों का सैन्य संगठन का रूप दिया, मतलब सिखों के लिए अपना एक संगठन दिया, सैन्य संगठन का रूप दिया इन्होंने। अकाल तख्त का निर्माण किया। क्या? अकाल तख्त का निर्माण किया। अमृतसर की किलाबंदी किया। नागड़ बजाने की प्रथा शुरुआत किया। 2 तलवार बांधकर सिंहासन पर काम करने की इन्होंने व्यवस्था शुरू किया। अगला गुरु हरराय, दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था, है ना, दारा सिखों को आशीर्वाद दिया गुरु हरराय। हरकिशन, औरंगजेब से भेंट किया था हरकिशन। और अगला गुरु तेग बहादुर, क्या नाम है? गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर जो है आपका 64 से लेकर 75 तक रहेंगे। औरंगजेब ने इसे शीशेगंज के गुरुद्वार के निकट मरवा दिया था। तो भैया याद रखना है 2 गुरु मरा है। गुरु के 5वें गुरु अर्जुन देव को मरा दिया गया है। और आपका गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने भी आपका यहाँ मराने का काम किया है। और गुरु के 5वें गुरु जो है आपका, गुरु के जो आपका 5वें गुरु दोस्तों, इसको मराने का काम कौन किया है? तो मृत्युदंड जहांगीर दिया था। तो गुरु के 5वें गुरु को मृत्युदंड जहांगीर दिया था और इसको दिया था आपका औरंगजेब। अब हम बात यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गुरु का अंतिम गुरु जो आपका गुरु गोविंद सिंह है। गुरु क्या थे आपके? गोविंद सिंह है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म ये बिहार के लिए फेमस है, इसलिए बीपीएससी में यहाँ से सवाल आसानी से बन सकता है। किसमें दोस्तों? आपका बीपीएससी में। बीपीएससी में सवाल जो है यहाँ से आसानी से बना जा सकता है। अब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो जन्म हुआ था 1666 में पटना में हुआ था। इसे सच्चा पातशाह कहा जाता है। क्या? सच्चा पातशाह किसे कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा गया। इनके जन्म 5 करार थे। कितने करार थे आपको? 5 करार थे। केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा। तो 5 करार बड़ी फेमस है। केस, कंघा, कृपान, कच्छा और आपका कड़ा, इनके 5 करार थे। अब यहाँ गुरु गोविंद सिंह जो है आपका, मैं आपका सी शब्द यहीं से शुरुआत होना शुरू किया। इनका पुत्र था फतेह सिंह, जोरावर सिंह। फतेह सिंह और कौन सिंह आपका? जोरावर सिंह। और यहाँ पे मुगल फौजदारी वजीर खां द्वारा, इसके वजीर खां द्वारा क्या कर दिया? इसका हत्या करने का यहाँ पे कर दिया गया। अब यहाँ पे समझते हैं गुरु गोविंद सिंह जो है इनसे कुछ और पॉइंट है ना। गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ का स्थापना किया था 1669 में। 1669 में आपको गुरु गोविंद सिंह ने कौन पंथ का स्थापना करता है? तो भैया खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह कब करते हैं? तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह जो है वो आपका खालसा पंथ का जो स्थापना करते हैं वो 1669 में करते हैं। कब? 1669 में खालसा पंथ का बैसाखी की पूर्णिमा के दिन वहाँ पे होते हैं। आनंदपुरी साहिब, है ना, आपका बैसाखी की भी स्थापना करते हैं। आनंदपुरी साहिब की भी स्थापना करते हैं। गुरुवाणी की व्यवस्था करते हैं गुरु गोविंद सिंह। इनकी मृत्यु जो है 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1708 में हुआ था। कहाँ भैया? तो भैया नांदेड़ में हुआ था। नांदेड़ कहें तो आपका महाराष्ट्र में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गया था 1708 में अफगानी पठानी गुल खां द्वारा। अफगानी पठान के आपका गुल खां द्वारा इनको आपके वहाँ पे मृत्यु हो गया था और वहीं आपका यहाँ दफनाया वगैरह गया था। अब हम कुछ समझते हैं। इसके बाद आपका बंदा बहादुर का नाम आता है। किसका नाम आता है? बंदा बहादुर का नाम आता है। बंदा बहादुर का जन्म जो हुआ था 170 में आपका पुंछ में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका पुंछ में हुआ था। इनका मूल नाम लक्ष्मण सिंह या लक्षण देव थे। लक्षण देव या लक्ष्मण सिंह इनका मूल नाम थे। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर का नाम दिया था, है ना। राजधानी लोहगढ़ बनाया था। गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए थे ना। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। शाहदरा मुगल सैनिकों को मारा और वजीर यहाँ पे किया था। कत्लगढ़ी यहाँ पे इन्होंने व्यवस्था किया था। इनके मृत्यु की बात करते हैं 1761 में, 1716 में इसकी क्या होती है? आपकी मृत्यु होती है आपका नांगल में। क्या? नांगल में इनकी मृत्यु 1716 में होती है। और यहाँ पे बादशाह फरुखशेर द्वारा इनकी क्या हो जाती है? आपका मृत्यु होती है। नोट में कुछ पॉइंट समझना है। 1748 में कर्पूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की और बाद में इसे 12 दलों में क्या कर दिया? या 12 मिसलों में से विभाजित करने का यहाँ पे काम करता है। तो इस प्रकार से इनकी कुछ होगा। अब हम कुछ और बातें समझते हैं। गुरु गोविंद सिंह की पूरी कहानी की बात अगर यहाँ करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपका 1666 पटना में हुआ था। 1669 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की उन्होंने स्थापना किया था। मृत्यु की बात करते हैं 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर मृत्यु स्थान पर हत्या
और उसके बाद कौन बने थे, आपका बंदा बहादुर बने थे। ये सच्चा बादशाह कहते हैं, 4 करार इन्होंने आपका देने का काम किया था। कैश कंघा जो बताए थे आपका 4 करार यही दिया था। अगला है बाबू बंदा बहादुर की कहानी क्या क्या है और किस प्रकार से बंदा बहादुर ने यहाँ पे काम किया था। तो बंदा बहादुर जो है आपका लक्ष्मण दास माधव दास बैरागी की बात करते हैं। तो राजधानी की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, तो लाहौगढ़ बनाए थे। क्या बनाए थे, लाहौगढ़ बनाए थे। प्रोक्सियर के आदेश पर 1761 में इसको क्या दिया गया था, मृत्युदंड दिया गया था। सिख छोटे छोटे दलों में आपका विभाजित कर दिया गया था। इन दलों को मिसल या ग्रुप कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, मिसल या ग्रुप कहते हैं। को मिलाकर कर्पूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण किया। अभी 12 को मिलाकर कर्पूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण किया। प्रमुख दल कुछ इस प्रकार से, अहुलवालिया दल, निशानवाल दल, आपका उसके बाद फुलकिया, रामगढ़िया, इस प्रकार से आपका शुकर कचिया है ना। और यहाँ पे आपका संस्थापक शुकर कचिया जो एग्जाम में आते हैं, और शुकर कचिया का जो संस्थापक था वो आपका चरत सिंह थे। कौन थे, आपका चरत सिंह थे। और यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह जो आपका यहाँ पे शुकर कचिया में आपका राज करने आए थे। अब हम बात करते हैं महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। तो महाराजा रंजीत सिंह का जन्म जो शुकर कचिया मिसल के मुखिया वहाँ के यहाँ थे, है ना। और जन्म की बात करते हैं तो ये कहाँ जन्म हुआ था भाई साहब, तो शुकर कचिया मिसल के मुखिया थे वहाँ पे। और ये आपका महाराजा रंजीत सिंह के जन्म जो 1780 में हुआ था। अत्यंत निपुण शासक थे, साम्राज्य का विस्तार करने का काम किया था। और 1798 में दुरानी शासक जमान शाह की सहायता किया था और इसे लाहौर को आपस में मिला लिया और शासन लाहौर क्या बना लिया, जिन्होंने राजधानी बनाने का काम किया। 1799 में अमृतसर धार्मिक राजधानी बना, है ना। अमृतसर जो है धार्मिक राजधानी कब बना, 1799 में बनता है। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि हुआ। फ्रांस का जो यहाँ पे भय था, है ना, वहाँ पे सतलज नदी को सीमा बनाया गया, है ना। यहाँ पे आपका सतलज नदी क्या बना दिया, सीमा बना दिया गया। और 1811 से 23 ईस्वी के बीच कहते हैं तो कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर की बात करते हैं। 1814 की बात करते हैं तो अफगान शासक शाह शुजा उन्हें कोहिनूर हीरा इसको क्या किया था, दिलवा दिया था। अब यहाँ पे शासन की हम कुछ बात कर लेते हैं ना, शासन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो शासन में आपका महना वेतन पत्ति था। राज सरकार के लिए सरकार एक खालसा का नाम दिया था, राज को सरकार एक खालसा का नाम दिया था। दीननाथ यानी वित्त मंत्री और फकीर अजीमुद्दीन जो कि यहाँ की कौन मंत्री थे, आपका विदेश मंत्री थे। सेना की बात करते हैं तो फौज ए खास नियमित सेना थे, फौज ए बेकेवाद अनियमित सेना यहाँ पे थे। सैन्य प्रशिक्षण की बात करते हैं तो इटालियन बंतूरा जो आपकी पैदल सेना था, फ्रांसीसी एलार्ड जो आपका घुड़सवार थे। कथन की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इसका स्टेटमेंट था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखा इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। अब यहाँ पे मृत्यु 1839 में आयोग उत्तराधिकारी दिलीप सिंह, और इसका विघटन हो गया क्योंकि इसका उत्तराधिकारी जो दिलीप सिंह वो काम नहीं कर पाए और यहाँ पे हो गया अंग्रेज इस पर कब्जा करना शुरू किया और आंग्ल सिख युद्ध की यहाँ पे कंडीशन तैयार होने की कगार पर। महाराजा दिलीप सिंह की अगर बात हम कर लेते हैं तो ये आपका 1843 से लेकर 1849 तक रहे थे। कौन, महाराजा दिलीप सिंह। अल्प वयस्क शासक था। इसका संरक्षिका जो है महारानी जिंदा कौर थे, है ना। इसका संरक्षिका महारानी जिंदा कौर। एक क्वेश्चन पूछता है कि महाराजा दिलीप सिंह का जो आपका संरक्षिका कौन थे, तो महारानी जिंदा कौर थे। यहाँ पे आपका चिलियावाला का युद्ध किए थे 1700 कितना में, आपका 1849 में चिलियावाला का युद्ध किए थे। और उस समय कौन थे भैया, लॉर्ड डलहौजी थे। क्या नाम थे उनका, लॉर्ड डलहौजी थे। प्रथम और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इन्हीं के समय। प्रथम और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है इन्हीं के समय लड़ा गया था। 1849 में पंजाब पर शासन करने हेतु डलहौजी ने 3 लोगों को परिषद बनाए थे, है। इसका अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस थे। क्या थे आपका, सर हेनरी लॉरेंस इसका अध्यक्ष थे। दिलीप सिंह की बात करते हैं तो 50,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 50,000 पौंड पर वार्षिक पेंशन में बैठ गए थे। ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया था। कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को इन्होंने दिया था। तो कोहिनूर हीरा जो है अंग्रेजों को किसने दिया था, महाराजा दिलीप सिंह दिए थे। फ्रांस में मृत्यु और इंग्लैंड के अंतिम संस्कार की अगर बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे फ्रांस में मृत्यु और इंग्लैंड के अंतिम संस्कार यहाँ पे करने का इन्होंने काम किया था। अब कुछ पॉइंट बनते, कभी कभी एग्जाम में आता है महारानी जिंदा कौर के बारे में, ऐसे इतना एग्जाम में क्वेश्चन या नहीं आता है। महारानी जिंदा कौर की बात करते हैं तो भैया यहाँ पे आपका 1871 आपकी 1 अगस्त। अब यहाँ पे यह एक हटा, ये 1843 से लेकर आपका 1866 तक सिख साम्राज्य के यह आपका संरक्षिका रहे थे। वे महाराजा रंजीत सिंह के सबसे छोटी महारानी थी, है ना। अंतिम महाराजा दिलीप सिंह उनके ही पुत्र थे। वे सौंदर्य, ऊर्जा और उद्देश्य के प्रति संपरम के लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए इन्हें रानी जिंदा भी कहा जाता है। उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण अंग्रेजों का उनसे डरना, है ना, डरना है। अंग्रेज
उनको पंजाब में मोसालिना कहा करते थे, जिन्हें विद्रोह को दबाना अत्यंत कठिन था। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ है। अब हम बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं, क्या क्या यहाँ से सवाल बन सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे अवध की, लास्ट में आपका अवध की हम बात कर लेंगे। फिर आपका एक आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले इसको क्लियर करते उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले आंग्ल सिख युद्ध की हम बात कर लेते हैं। तो अंग्रेज और सिख के बीच लड़ा गया युद्ध को हम बोलते हैं आंग्ल सिख युद्ध, है ना। अंग्रेज और सिख के युद्ध बीच लड़ा गया युद्ध को हम बोलते हैं आंग्ल सिख युद्ध का हम नाम देते हैं। प्रथम आंग्ल सिख 1845 से 46 तक हुआ था। क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग उस समय थे, भारत का सेनापति लॉर्ड गफ थे, है ना। कारण था रानी जिंदा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अंग्रेज सरकार व जनरल ब्रांड की फूट की एक कूटनीति थी। 9 मार्च 1846 में लाहौर की संधि हुआ था और 22 दिसंबर 1846 में भैरवाल की संधि यहाँ पे देखने को मिला था। अगर हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं तो मुदकी, फिरोज शाह, बदोवाल और अलीवाल की युद्ध हुआ था। यहाँ पे सबराओं की लड़ाई की बात करते हैं तो सिख सेनापति जो लाल सिंह और तेज सिंह यहाँ का विश्वघात के यहाँ काम कर रहे थे। अगला बात द्वितीय की बात करते हैं 1848 से लेकर 1849 तक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी इसमें थे। चार्ल्स नेपोलियन यहाँ का आपका और लॉर्ड गफ जो सेनापति थे। यहाँ क्या था, रानी जिंदा के साथ अंग्रेजों का दुर्व्यवहार हो गया था। यहाँ पे लाहौर व भैरावाल में अपमानजनक संधि हुआ था। पंजाब की जनता मुल्तान गवर्नर और अधिकारियों द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या किया था। ब्रिटिश रेजिडेंट फैब्रिक क्यूरी ने मुल्तान के गवर्नर का अपदस्थ किया था, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपोलियन के नेतृत्व में पंजाब व अंग्रेजी राजा में विलय किया था। पंजाब का प्रशासन 3 सदस्यों की कमेटी को सौंपा, जिसका अध्यक्ष जो आपका हेनरी लॉरेंस था। अल्पवयस्क दिलीप सिंह को 50,000 वार्षिक पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया था। यहाँ पे हुआ था रामनगर का युद्ध 1848 से आपका जनरल गॉफ और शेर सिंह के बीच हुआ था रामनगर का, है ना। उसके बाद आपका चिलियावाला का 1849 में जनरल गॉफ और शेर सिंह के बीच हुआ था। गुजरात का युद्ध या तोपों का युद्ध बोल सकते हैं 13 फरवरी, बहुत फेमस है, 1849 में अंग्रेजी कप्तान चार्ल्स नेपोलियन के बीच यहाँ पे लड़ा गया था, है ना। अब यहाँ पे अध्याय हम 2.6 की बात करते हैं कि आपका चैप्टर जो है आपका 2.6 में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो 2.6 जो आपका अध्याय है इसी की बात हम यहाँ पे करते हैं। अवध में ब्रिटिश शासन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस प्रकार से यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ ब्रिटिश रूल इन इंडिया का। तो अवध पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशन तक फैला हुआ था। तो अवध जो है पश्चिम में कहाँ से लेकर, कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशन नदी तक ये आपका फैला हुआ था। ये आपका मराठा है, ये आपका अवध है, अंग्रेज है, और यहाँ इसको बफ्फर राज अवध को बोलते हैं। मराठा और अंग्रेज बीच में अवध है, इसको क्या बोलते हैं भैया, बफ्फर राज्य को कहा जाता है। जब 2 विशाल देशों के बीच, जब 2 विशाल साम्राज्य के बीच अगर छोटा सा साम्राज्य होते हैं उसे बफ्फर स्टेट कहा जाता है, बफ्फर राज्य कहा जाता है। तो ये आपका एक एरिया जो है आपका अवध का है। 1856 की यहाँ कहानी देखेंगे और यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 56 तक इनके समय यही इन्होंने यहाँ पे रहने का काम किया गया। अवध के प्रमुख नवाब की अगर हम बात करते हैं तो अवध के प्रमुख नवाब, चीफ नवाब ऑफ अवध की बात करते हैं तो सआदत अली खान प्रथम जो है इसका अवध का संस्थापक हुए। अवध का संस्थापक सआदत अली खान जो है अवध का संस्थापक बने। उपाधि लिया था बुरहान उल मुल्क का, है ना। किसका उपाधि लिया था, बुरहान उल मुल्क का उपाधि लिया था सआदत अली खान ने। और राजधानी बनाया था फैजाबाद। कहाँ भाई साहब, तो राजधानी कहाँ बनाया था, तो याद रखना दोस्तों, राजधानी बनाने का काम किया था फैजाबाद जो है, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था फैजाबाद, है ना। कौन बात आपका, फैजाबाद। अब यहाँ पे सफदरजंग जो आपका सफदरगंज है जंग है वो आपकी यहाँ पे बात करते हैं 1739 से लेकर 54 तक। 1739 से 54 तक सफदरजंग है। शुजाउद्दौला फिर उसकी बना था 1754 से 75 तक। आसफ उद्दौला बना 1775 से 97 तक। सआदत अली खान दूसरा बना था 1798 से 1804 तक। और गाजीउद्दीन हैदर अली खान बना था आपका 1814 से 27 तक। और उसके बाद आपका बना था वाजिद अली शाह जो कि 1847 से 1856 तक आए थे वाजिद अली खान, है ना। अब हम बात करते हैं सआदत अली खान प्रथम के बारे में, है ना। किसके बारे में बात करते हैं, सआदत अली खान प्रथम के बारे में, जिसको बुरहान उल मुल्क भी बोलते हैं। ये आपका संस्थापक था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में बयाना के सूबेदार नियुक्त किया था इसको, है ना। बयाना जगह था। सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में मदद हुआ था। 1722 में अवध का सूबेदार स्वतंत्र रूप से बना लिया गया और 1723 में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया। 1739 में इन्होंने 20 खाकर इनको आत्महत्या कर लिया। इनको इतना टेंशन हो गया था 1739 में इनको मरना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा। अगला नवाब बनता है शुजाउद्दौला जो कि 1700
54 से कहाँ तक होते हैं, 75 तक होते हैं। ये आपका शुजाउद्दौला 1754 से आपको 75 तक, ये सफदर जंग का ये पुत्र था। शुजाउद्दौला जो है पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। आप सभी को पता है पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था। बक्सर का इसके समय में, बक्सर के युद्ध में भी यह आपका भारतीय साम्राज्य के बीच लड़ा था। 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। इलाहाबाद की दूसरा संधि हुआ था 1765 में हुआ था, है ना, इसके बीच हुआ था। तो इलाहाबाद दूसरा संधि हुआ था, अंग्रेज और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र छीना गया था। अंग्रेजों और इलाहाबाद, मतलब अंग्रेज ने इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र छीन लिया था। चुनार दूर का कर मुक्त व्यापार अंग्रेजों ने से कर लिया था। 1773 में इसके साथ हुआ था बनारस की संधि। क्या बनारस की संधि 1773 में हुआ था। वान हेस्टिंग और क्या था आपका शुजाउद्दौला थे। और इसमें क्या हुआ था भैया कि शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपया देकर अंग्रेजों से क्या लिया था, तो आपका इलाहाबाद और कड़ा लिया था। कितना रुपया देकर, तो याद रखना है 50 लाख रुपया देकर। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगला बात करते हैं आसफ उदौला। क्या बात करते हैं, आसफ उदौला की बात करते हैं। आसफ 1775 से 97 की हम कहानी है आसफ उदौला का। हेस्टिंग के साथ फैजाबाद की संधि हुआ और यहाँ पे बनारस पर अंग्रेजों की क्या हुआ, यहाँ पे अधिकार होता है। और बेगम के साथ दुर्व्यवहार हुआ, इस पर क्या लगा दिया गया, आपका महाभियोग लगा दिया। लखनऊ में बिना स्तंभ वाले इमाम बाड़े के निर्माण हुआ था। राजधानी कहाँ बनाया गया था, राजधानी जो फैजाबाद से लखनऊ किन्होंने किया था, कौन, आसफ उदौला ने। अगला पॉइंट करते हैं हम सादत अली खां के नाम से। सादत अली खां दूसरा जो है आपका शुजाउद्दौला का पुत्र था। 1801 में बिलजली की सहायक संधि में काम किए थे। राजा की उपाधि लेते। इलाहाबाद जो है अंग्रेजों को इन्होंने दिया था। अगला है आपका गाजी उद्दीन हैदर अली खान, नाम मात्र के सब। सादत खां दूसरा का पुत्र था। हेस्टिंग 1805 में बादशाह की उपाधि, बस यही इंपॉर्टेंट है। बाजिद अली शाह की बात करते हैं तो अवध का अंतिम नवाब और जेम्स आर्मस्ट्रांग की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप इस पर लगा था। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस राज्य को अपने विलय कर लिया। परिणाम क्या हुआ, यह अनैतिक था। क्या था आपका, अनैतिक था। सैन्य विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा यहाँ पे आपको होती है, क्योंकि आपको पता है 1857 में आपकी क्रांति होगा। तो अब यहाँ पे ब्रिटिश एरिया जो है किस प्रकार से हमें यहाँ पे काम करने की बात करें, अब समझेंगे। अगला पॉइंट अगले लेक्चर में हम ब्रिटिश नीतियों और भारत पर प्रभाव, किस प्रकार से ब्रिटिश नीतियों और भारत पर प्रभाव किया। दोस्तों अगर आपको बीपीएससी का एग्जाम अब बहुत नज़दीक है, मात्र अब 50 दिन समय बचा लगभग, है ना, लास्ट अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, तो मोटा मोटी 50 से 60 दिन का समय बचा है। तो 67वीं बीपीएससी में जितना लोग सब एग्जाम देना है, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन को हम फास्ट कर दिए हैं और आपको आराम से इसको पढ़ते जाना है, बस देखते जाना है, क्योंकि ये तो पूरे कंसेप्ट है नहीं, बस की रिविजन की तरह है। तो रिविजन को फटाफट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों। और हाँ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर देना कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार और आपका जय प्रतिज्ञा परिवार। सो आज सभी लोग को एग्जाम खूब मस्त देना है। चलते दोस्तों, तो सब नेक्स्ट में वीडियो में आपसे मिलेंगे। बाय।